Assalamualaikum friends, how are you all? Today I am here to teach you lecture of physics. आज हम बात करेंगे contribution of Muslims and Pakistani scientists. ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो कुछ भी पढ़ा तो वो आपने होप समझा होगा और आपको तमाम चीज़ें जरूर समझ आएंगे जो मैंने प्रीवियस लेक्चर। तो आज हमारा फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी साइंटिफिक मेथड्स की, जिसमें हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी, हाइपोथेसिस थी, रिजल्ट थे, एक्सपेरिमेंट्स थे और थ्योरी थे। आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मुस्लिम एंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट। उन मुस्लिम और पाकिस्तानी साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे जिन्होंने हर चीज़ में हिस्सा लिया। ठीक है, तो पहला आता है इसके अंदर अब्बू अली हसन इब्न अल हैतम कॉन्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहली कॉन्ट्रीब्यूशन थी वो थी अब्बू अली हसन इब्न अल हैतम। पहली कॉन्ट्रीब्यूशन इन्हीं की थी और देखते हैं कि इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रही थी। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन। ये बहुत बड़े शागिर्द थे फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के, इंजीनियरिंग के, एस्ट्रोनॉमी के एंड मेडिसिन के। लेकिन फर्स्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पैदा हुए थे बसरा में, जो इराक के एक सिटी है। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये बताने चाहूँ कि ये बसरा में पैदा हुए थे जो इराक का सिटी है। और आगे आपके सामने एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बहुत बड़े शागिर्द रहे थे फिजिक्स के भी, मैथमेटिक्स के भी, इंजीनियरिंग के, एस्ट्रोनॉमी के एंड मेडिसिन के। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके अलावा इनका सेकंड पॉइंट है, ही रॉट मैनी बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट। इन्होंने बहुत से सब्जेक्ट्स पे बहुत सी बुक्स लिखी हैं और वो भी खुद लिखी थी। ही रॉट अ बुक किताबुल मनाजिर ऑन ऑप्टिक्स। इनकी एक बुक थी जो थी किताबुल मनाजिर, जिसका नाम था किताबुल मनाजिर, और वो बुक किसके ऊपर थी? वो बुक थी ऑप्टिक्स के ऊपर। ठीक है, तो ये बुक ऑप्टिक्स के ऊपर थी और इस बुक के अंदर उन्होंने हमें ये चीज़ बताई थी कि हमारे पास जो लाइट है उसकी नेचर क्या होती है। तो बेसिकली इनकी जो बुक थी किताब मनाजिर, तो उसमें उन्होंने से हमें यही चीज़ बताया है कि कितने बड़े बड़े फिलोसफर्स ने इस बुक को प्रेजेंट किया, इस पर रिसर्च करी और देन उन्होंने बताया कि लाइट की नेचर क्या होती है। उन्होंने लाइट की नेचर को डिस्क्राइब किया। ठीक है, देन ही इन्वेंटेड पिन होल कैमरा। इसके अलावा उन्होंने पिन होल कैमरा भी इन्होंने इन्वेंट किया था। एंड सेकंड आपके पास पॉइंट है, ही डिस्कवर्ड द नेचर ऑफ लाइट एंड टोल्ड दैट इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। इन्होंने लाइट की एनर्जी, लाइट की नेचर को डिस्कवर किया, जो मैंने आपको भी बताया कि जो उनकी बुक थी किताबुल मनाजिर, उस किताबुल मनाजिर के अंदर इन्होंने लाइट की नेचर को ही डिस्क्राइब किया। तो इन्होंने लाइट की नेचर को डिस्कवर किया और बताया कि लाइट जो है वो एनर्जी की एक काइंड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ही गेव फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ रे ऑफ लाइट। इन्होंने हमें एक डेफिनेशन दी फॉर्मल सी, वो भी किस पे थी? लाइट की रेस पे, यानी कि जो लाइट से हमारे पास शुआएं निकल रही होती है, जो उसकी रेस हमारे पास आ रही होती है, तो अबू अली हसन ने उसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन हमें दी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज ही डिस्क्राइब लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। इन्होंने लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स को भी डिस्क्राइब किया। अब बात आती है कि लुमिनस क्या है और नॉन लुमिनस क्या है। तो स्टूडेंट्स, लुमिनस वो होते हैं जिनकी अपनी खुद की एक रोशनी होती है, लाइक सन की एक अपनी रोशनी है, मून की एक अपनी रोशनी है, इस ट्यूबलाइट की एक अपनी रोशनी है। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ें जो इनकी अपनी खुद की एक लाइट होती है, जो अपनी लाइट खुद इमिट कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनसे हम लाइट को रिफ्लेक्ट करवाते हैं, लाइक मून, प्लास्टिक, मेटल्स। तो इनकी अपनी कोई भी लाइट नहीं होती है, तो इनसे हम लाइट को रिफ्लेक्ट करवा रहे होते हैं, तो इन्हें कहा जाता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो अब्बू अली हसन इब्न अल हैतम ने लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स को भी डिस्क्राइब किया। लास्ट पॉइंट, ही डिस्क्राइब द वर्किंग एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आई। इन्होंने हम आई की वर्किंग को डिस्क्राइब किया और आई का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको भी डिस्क्राइब किया। ठीक है, ये हमारे पास सबसे पहली कॉन्ट्रीब्यूशन थी जिसका नाम था अबू अली हसन इब्न अल हैदर। अब बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। द नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इज याकूब इब्न इशाक अल किंदी। हमारी नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन थी याकूब की। ठीक है, तो याकूब के बारे में पहले हम देखेंगे याकूब किंदी कब पैदा हुए। याकूब किंदी जो है वो पैदा हुए थे
याकूब किन भी पैदा हुए थे बसरा में, जैसे कि हमारे पास कोली हसन बसरा में पैदा होते, सेम इनकी भी पैदाइश बसरा में ही थी। इन्होंने रिसर्च की, प्रोड्यूस मैनी रिसर्च मोनोग्राफ्स ऑन ऑल मेटोलॉजी स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ऑन टाइप्स। इन्होंने बहुत सी रिसर्च करी थी, मोनोग्राफ्स पर रिसर्च की और मेटोलॉजी पर रिसर्च करी, स्पेसिफिक ग्रेविटी पर रिसर्च करी एंड ऑन टाइप और टाइप्स पर रिसर्च करी। ये तमाम रिसर्च जो थी वो याकूब इब्न इशाक अल-किंदी की रही थी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा सेकंड पॉइंट देखते हैं, हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क वाज ऑन साउंड एंड ऑप्टिक्स। सबसे ज़्यादा जो इनका इम्पॉर्टेंट वर्क था वो साउंड पे था और उसके ऑप्टिक्स पे था। साउंड और ऑप्टिक्स पे सबसे ज़्यादा इनका इम्पॉर्टेंट वर्क था। साउंड ऑप्टिक्स पे उन्होंने बहुत काम किया। ही डिस्कवर्ड अ मेथड टू एक्सप्रेस म्यूजिकल नोट्स इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। इन्होंने एक ऐसा मेथड दिया म्यूजिक, उन्होंने एक म्यूजिकल नोट्स एक्सप्रेस करके ऐसा मेथड डिस्कवर किया कि उन्होंने हर फ्रिक्वेंसी की टर्म्स में म्यूजिकल नोट्स को एक्सप्रेस करा। ठीक है, फ्रिक्वेंसी आपके पास क्या होती है, जो आपके साउंड्स की फ्रिक्वेंसी लिखा जाता है फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो इन्होंने यही किया कि इन्होंने फ्रिक्वेंसीज की टर्म्स में म्यूजिकल नोट्स जो होते हैं उन्हें एक्सप्रेस किया, उससे एक मेथड जो है वो डिस्कवर्ड किया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा ही ऑल्सो डिस्कवर्ड द नेचर ऑफ साउंड। उसके अलावा उन्होंने साउंड की नेचर को भी डिस्कस किया। ही वर्क ऑन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वन ऑफ हिज वर्क ऑन ऑप्टिक वर्क ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन। इन्होंने वर्क किया ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे और सबसे ज़्यादा उनका वर्क जो है ऑप्टिक्स में वो ट्रांसलेट किया गया था लैटिन में। लैटिन आपके पास एक लैंग्वेज होती है, तो उन्होंने इस ऑप्टिक्स को, अपने ऑप्टिक्स के वर्क को जो है उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। एंड द लास्ट पॉइंट इज ही डिड कंसिडरेबल वर्क ऑन मेडिसिन। तो इसके अलावा उन्होंने मेडिसिन की वर्क पे भी मेडिसिन के ऊपर भी जो वो काम किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन थी याकूब इब्न इशाक अल-किंदी। सेकंड, ये आपके पास सेकंड कॉन्ट्रीब्यूशन थी। अब बात करते हैं अपनी थर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन की, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अब्दुल रहमान मोहम्मद बिन अहमद अल बैरूनी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास थर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन थी। अल बैरूनी, इनको कहा जाता है, इनका एक सिंपल एक छोटा सा नाम लिया जाता है अल बैरूनी, सिर्फ इनको अल बैरूनी भी कहा जाता है। और अगर आपके पास एग्जाम्स में भी इसका क्वेश्चन आता है तो अगर पूछा जाता है कि कॉन्ट्रीब्यूशन बताएं तो स्मॉल इसके नेम, इसका स्मॉल नेम अल बैरूनी कर दिया जाता है, जिससे काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो आपने अगर, हो सकता है कि एग्जाम्स में आपको हर कॉन्ट्रीब्यूशन का, जिन जिन कॉन्ट्रीब्यूशन मैं आपको बता रही हूँ उसका पूरा नाम ना दिया जाए। हो सकता है कि आपको उनके हाफ नेम दिए जाए, लाइक आपके पास अगर इतना बड़ा नाम है अब्दुल रहमान मोहम्मद बिन अहमद अल बैरूनी, तो सिंपली अल इनको कहा जाता है अल बैरूनी। इनका इतना बड़ा नाम नहीं लेते एग्जाम्स में, इनको सिर्फ अल बैरूनी भी कहा जाता है। तो अल बैरूनी पैदा हुए थे बैरून में। बैरून एक स्मॉल टाउन है जो अफगानिस्तान में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अल बैरूनी बैरून में पैदा हुए थे, जब इनको अल बैरूनी कहा जाता है। He was a great scholar of his time. अपने वक्त के ये सबसे अच्छे शागिर्द रहे हैं। He wrote more than 115 books on various subjects. इन्होंने 115 बुक्स लिखी हैं बहुत से सब्जेक्ट्स पे। मतलब इन्होंने आपके पास 150 बुक्स लिखी थी, उस बहुत से सब्जेक्ट्स पे लिखी थी। और वो सब्जेक्ट्स क्या थे, सच एज मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, सिविलाइजेशन, आर्कियोलॉजी, कंपैरेटिव, रिलीजियस, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक्सेट्रा। बहुत सारे बुक्स इन्होंने लिखी हैं। और मैंने आपको भी पीछे बताया कि इन्होंने 150 बुक्स लिखी, तो उन तमाम बुक्स में ये सब्जेक्ट्स शामिल थे जिस पे उन्होंने रिसर्च करी, जिन बुक्स को उन्होंने पढ़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन बुक्स को पढ़ के इन्होंने क्या बताया, इन बुक्स को पढ़ा और उन्होंने एक एग्जाम्पल दी। उन्होंने सपोज किया कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो दुनिया है, वो एक फ्लैट बॉडी, यानी कि एक आपके पास एक फ्लैट सरफेस की तरह है। उन्होंने पहले ये चीज़ सपोज करी कि हमारी जो अर्थ है वो एक लाइक अ फ्लैट बॉडी की तरह है। बट उन्होंने जब इस चीज़ को प्रैक्टिकली प्रूव किया तो उन्होंने बताया कि अर्थ इज राउंड एंड नॉट फ्लैट। ही प्रूव, जैसा यहाँ इसका पहला पॉइंट लिखा हुआ, ही प्रूव प्रैक्टिकली दैट द अर्थ वाज राउंड। इन्होंने प्रैक्टिकली प्रूव किया कि अर्थ जो होती है वो राउंड होती है, नॉट अ फ्लैट बॉडी। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमें भी पता है कि दुनिया गोल होती है, द अर्थ वाज राउंड। He measured the circumference of the earth। साथ उन्होंने अर्थ की circumference को भी मेजर किया। और इसके अलावा
He discussed the movement of the sun and the moon. इन्होंने सन की और मून की मूवमेंट को भी डिस्कस किया, और इसके साथ साथ उन्होंने जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं उन प्लैनेट्स की भी मूवमेंट को उन्होंने डिस्कस किया. एंड नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, ही डिटरमाइंड द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेन. उन्होंने किसी चीज़ की उन्होंने किसी जगह की लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को भी डिटरमाइन किया, लाइक उस जगह के एंगल्स को भी डिफाइन किया, आप ये कह सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज ही फाउंड द डेंसिटी ऑफ वेरियस मटेरियल. उन्होंने बहुत से मटेरियल्स की डेंसिटी भी मालूम करी. एंड द लास्ट पॉइंट इज he disclosed that the earth is not stationary but it's floating in space. उन्होंने ये बात बोली कि अर्थ आपके पास एक स्टेशनरी नहीं है, लेकिन ये आपके पास ये देखिए अर्थ आपके पास स्पेस में फ्लोट कर रही है, यानी कि स्पेस में, यानी कि आपके पास जो स्पेस होती है वहाँ पे आपकी अर्थ जो होती है वो फ्लोट कर रही है, वहाँ पे आपकी अर्थ तैर रही है. जस्ट उन्होंने इस बात को इस तरह से बताने की कोशिश की. ठीक है, और आगे चलते हैं. ये हमारे पास थर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, अपनी फोर्थ कॉन्ट्रीब्यूशन की, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर अब्दुल सलाम. अब डॉक्टर अब्दुल सलाम की कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, लेकिन पहले मैं बताती चलूँ. डॉक्टर अब्दुल सलाम वॉज बोर्न इन जंग. डॉक्टर अब्दुल सलाम पैदा हुए थे जंग में. जंग आपके पास एक स्मॉल सिटी है पाकिस्तान में. इन 1926 he was very intelligent from his very childhood. He passed every examination with distinction. Because of his good performance in education, he was awarded scholarships of higher studies in UK. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जब ये अपने चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट रहे हैं. इन्होंने अपने सारे एग्जामिनेशन बहुत अच्छी तरह पास किए हैं, और अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से ही इनकी एजुकेशन में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही कि इन्हें बहुत से अवार्ड मिले, और हायर स्टडीज़ के लिए यूके चले गए थे. ठीक है, हायर स्टडीज़ इन्होंने यूके में ही करी, और 1950 में ये पाकिस्तान वापसी आए, लेकिन दोबारा यूके जाके इन्होंने अपनी रिसर्च पे वर्क करना स्टार्ट किया. जैसे यहाँ इसका पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर हिज वर्क ऑन ग्रेड यूनिफिकेशन थ्योरी. इन्हें नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में अपने काम की वजह से, जो उन्होंने ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी लिखी थी, तो उस पर इन्हें नोबेल प्राइज मिला था. द सेकंड पॉइंट इज ही एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्रिटिकल फिजिक्स at Brest, Italy, where scientists from developing countries are provided opportunities to augment their research work. इन्होंने एक इंटरनेशनल सेंटर जो इस्टेब्लिश किया क्रिटिकल फिजिक्स के लिए, और वो कहाँ इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, क्रिस्ट में और इटली में. वहाँ इन जगहों पे डॉक्टर अब्दुल सलाम ने जो है एक इंटरनेशनल सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश किया था, जहाँ साइंटिस्ट जो हैं, जहाँ साइंटिस्ट अपने रिसर्च वर्क कर सकते हैं हर तरह, और उनको हर तरह की अपॉर्चुनिटीज और आर्ग्यूमेंट्स भी दिए जाते थे. And the last point is he was assist of Pakistan will remain in the heart of learning circle. पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े असासे थे, और ये हमेशा लर्निंग सर्किल में लोगों के दिलों में रहेंगे. And the last contribution is डॉक्टर अब्दुल कदीर खान. बात करेंगे अब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की. तो ये हमारी लास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन रही है. सबसे लास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की. डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पैदा हुए थे भोपाल इन इंडिया ऑन 1 अप्रैल 1936. इन्होंने एमएससी किया और मेटलर्जी की डिग्री हासिल करी फ्रॉम हॉलैंड. हॉलैंड से इन्होंने एमएससी किया और मेटलर्जी की डिग्री हासिल करी. इसके अलावा ये सेलेक्ट हुए थे, और उसी यूनिवर्सिटी के अंदर, हॉलैंड यूनिवर्सिटी के अंदर ही ये एज अ रिसर्च असिस्टेंट सेलेक्ट हुए थे. इसके अलावा उन्होंने अपनी पीएचडी डिग्री भी कंप्लीट करी बेल्जियम से. एंड जैसे कि यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ, ही वर्क एज एन एक्सपर्ट एट यूनिको एनरिचमेंट प्लान इन हॉलैंड एज अ जॉइंट वेंचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हॉलैंड. ये इनकी जो एक्सपर्टीज थी वो इस चीज़ में थी कि हॉलैंड में एक प्लांट की जो थी वो एक कह सकते हैं प्लांट था, वहाँ पे उसको कहा जाता है यूनिको एनर्जी प्लांट. तो वहाँ इन्होंने वर्क किया एज अ जॉइंट वेंचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हॉलैंड, हॉलैंड की गवर्नमेंट के साथ. ठीक है, इसके अलावा सेकंड पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, व्हेन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान imbued with the supreme spirit of patriotism, he returned to Pakistan to serve his motherland. डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो थे उनके अंदर एक जज्बा बेदार हुआ था. तो लेकिन जब उन्होंने एक जज्बा उनके अंदर आया था कि वो काम करें वहीं हॉलैंड में, लेकिन उसके बाद ये अपने पाकिस्तान वापसी आ गए थे अपनी
दूसरा सिर्फ मदरलैंड, अपने कौम में, अपने मुल्क में ये वापसी आ गए थे. And the third point is to honor him, the former engineering research laboratory has now been named as A.Q. Khan Research Laboratories. इसके अलावा उन्होंने इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्रीज जो है वो बनाई और जिसको जो आज A.Q. खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज के नाम से फेमस है. उन लेबॉर्ट्रीज का नाम रखा गया है A.Q. खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज. ठीक है स्टूडेंट्स, एंड द सेकंड लास्ट पॉइंट इज ही हैज बीन अवार्डेड हिलाल इम्तियाज बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. इनको अवार्ड दिया गया था हिलाल इम्तियाज का पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से. द लास्ट पॉइंट इज ही कंट्रीब्यूटेड इन मेकिंग पाकिस्तान अ न्यूक्लियर स्टेट. इन्होंने न्यूक्लियर स्टेट बनाने, पाकिस्तान में न्यूक्लियर स्टेट, जब पाकिस्तान में न्यूक्लियर स्टेट बन रही थी तो वहाँ वहाँ पे इन्होंने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन को अपना कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा दिया. तो स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन समझाई है आपको मुस्लिम और पाकिस्तानी साइंटिस्ट की. आपके पास टोटल 5 कॉन्ट्रीब्यूशन थी जिसमें आपने जो मैंने आपको आज समझाई हैं, और ये 5 कॉन्ट्रीब्यूशन थी मुस्लिम की और पाकिस्तानी साइंटिस्ट की. वो आपको तमाम कॉन्ट्रीब्यूशन समझ आई होंगी और ये कॉन्ट्रीब्यूशन आपके एग्जाम्स में लाजमी आती हैं. ज़रूरी नहीं है कि जितने पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं कि आपने एग्जाम्स में भी इतने ही पॉइंट्स लिखने होते हैं. ठीक है, अगर आप अपने 10 ईयर उठाते हैं तो 10 ईयर में आप देख सकते हैं कि हर कॉन्ट्रीब्यूशन से कम 3 to 4 पॉइंट्स या 2 से 3 पॉइंट्स पूछे जाते हैं. ऐसा नहीं है कि आपसे बोला जाता है कि 7-8 पॉइंट बताएं या इससे ज़्यादा बताएं, ऐसा कुछ नहीं होता है. मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स बताए, हर कॉन्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर किए हैं. बट पेपर में आपको आपसे ज़्यादा 2 से 3 या 3 से 4 पॉइंट्स पूछे जाते हैं. और ऐसा नहीं है कि 5 कॉन्ट्रीब्यूशन एक साथ पूछी जाती है. कोई से भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन पूछ लेते हैं, कोई से भी 2 कॉन्ट्रीब्यूशन पूछ लेते हैं और उन कॉन्ट्रीब्यूशन से भी आपसे कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं. तो ये आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हवाले से. तो आप इसको अच्छी तरह से बाद में वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे तमाम कॉन्ट्रीब्यूशन. और आपको जब आप इन कॉन्ट्रीब्यूशन को समझेंगे तो आपको खुद भी लिखने में आसानी होगी और अपने वर्डिंग में भी इन कॉन्ट्रीब्यूशन को लिख सकते हैं कि किस साइंटिस्ट ने कहाँ कहाँ कॉन्ट्रीब्यूट किया. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है. आपका जो नंबर 1 था जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, तो ये चैप्टर आज का कंप्लीट हो गया. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम अपना यूनिट नंबर 2. यूनिट नंबर 2 इज मेजरमेंट. इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 नेक्स्ट लेक्चर में. खुदा हाफिज़, टेक केयर, स्टे होम.